हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सबका MES ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो मैं मिश्रा सर आप सबको आज विज्ञान पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो ये विज्ञान की बुक है, विज्ञान के दृष्टिकोण। ये बुक का नाम है आपके क्लास 4th, ठीक है ना। तो क्लास 4th का विज्ञान जो है आज पढ़ाया जाएगा आप सबको। तो ये पाठ 1 खोल लीजिए आप, पाठ 1, ठीक है। पौधों में अनुकूलन, ठीक है। पाठ का नाम है पौधों में अनुकूलन। ये पाठ आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। सजीवों के रूप में पौधे, इकाई 1 यानी यूनिट 1, और इसका नाम है सजीवों के रूप में पौधे, ठीक। पौधों में अनुकूलन, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो इस पाठ में आपके मेन पॉइंट हैं, इसके बारे में आज आप जानेंगे। आइए ग्रीन बोर्ड पर आपको हम बताते हैं, ठीक है ना। तो पौधों में अनुकूलन इस पाठ में आप जानेंगे। पौधों के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। स्थलीय पौधों के प्रकार और शाक प्रजाति के पौधे, जलीय पौधों के प्रकार। इस प्रकार से आप इनके बारे में जानेंगे। तो पाठ का जिसे आपका नाम है पौधों में अनुकूलन। पौधों में अनुकूलन का मतलब होता है कि पौधे जमीन पर भी उगते हैं, पानी में भी उगते हैं, ठीक है। तो पौधों के लिए जो है पानी, सूर्य का प्रकाश आदि चीजें जरूरी होती हैं। मिट्टी, तो एडाप्टेशन है क्या, ठीक है ना। एडाप्टेशन इन प्लांट्स, पौधों में अनुकूलन। आइए हम आप इसको समझें। पौधों ने विभिन्न स्थानों में जीवन के लिए विभिन्न गुणों को विकसित कर लिया है। वह विशेष गुण जो एक जीवित पौधे को विशेष क्षेत्र में जीवित रहने के योग्य बनाता है, अनुकूलन या एडाप्टेशन कहलाता है। पौधे विभिन्न स्थानों पर उगते हैं और उससे उनका जीवन चलता है। तो वो जो उस स्थान पर रहने के लिए जो वायु होती है, हवा होती है, मिट्टी होती है, और जो वहां का वातावरण होता है, उसके रूप में अपने आप को अनुकूल बनाना ही अनुकूलन कहलाता है। वहां की जलवायु कैसी है, और उस जलवायु में उस स्थान पर जो है पौधे अपने आप को उसके अनुकूल बनाते हैं, यानी जीवित रहते हैं उस जलवायु में, उस वातावरण में, वही उनका अनुकूलन कहलाता है। उदाहरण के लिए नागफनी, नागफनी आप लोगों ने देखा है। नागफनी का पौधा रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलित होता है, यानी शुष्क स्थान पर जहां पर पानी कम होता है, वहां पर नागफनी जो है वो अपने को अनुकूलित कर लेता है, यानी कम पानी में भी, यानी शुष्क स्थान पर भी यह जीवित रहता है, इसके अनुकूल अपने आप को बना लेता है। इसी कारण इसकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। इस अध्याय में हम पौधों में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन के बारे में चर्चा करेंगे, यानी समझेंगे। पौधों में अनुकूलन कैसे होता है, ठीक है ना। पौधे कैसे अपने आप को एडॉप्ट करते हैं उस स्थान पर, उस जलवायु में, और उस जो है मिट्टी में, ठीक है ना। तो एक पौधा अपने प्राकृतिक वास स्थान का मतलब जहां पर वो रहता है, ठीक है, जलवायु की दशाओं के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करता है, यानी स्वयं को ढाल लेता है, उस जलवायु में अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, यानी ढाल लेता है। उस स्थान का तापमान, यानी उसकी गर्मी क्या है, उस स्थान की जलवृष्टि, यानी बरसात किस अनुपात में हो रही है, सूर्य की प्रकाश की ग्रहणता, और सूर्य का प्रकाश जो है किस मात्रा में आ रहा है, और जल की उपलब्धता, और वहां जल की उपलब्धता कैसी है, अधिक जल है कि कम है कि बिल्कुल नहीं है। ऐसा कुछ ऐसे कारक हैं जो पौधों द्वारा अनुकूलन विकसित करने पर प्रभाव डालते हैं। अनुकूलन उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भली भांति रहने में उनकी मदद करते हैं।
प्राकृतिक वास स्थानों के अनुसार, जो प्रकृति ने वास स्थान दिए हैं उसके अनुसार पौधों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पौधे आप आसपास देखते हैं, कुछ पौधे आप जो है जमीन पर देखते हैं और कुछ पानी में भी देखते हैं। तो इस आधार पर प्राकृतिक वास स्थानों के स्थान पर, प्रकृति में 2 है, अपने इस पृथ्वी पर 2 भाग है ना, एक जलीय भाग है और एक स्थल भाग है। ठीक, तो जलीय भाग जैसे समुद्र है, नदियां हैं, ठीक है ना, और आपका ये स्थल है। तो या तो स्थल पर यानी जमीन पर पेड़ पौधे होते हैं या तो पानी में होते हैं, 2 ही भाग है ना पृथ्वी पर। तो इस प्रकार से इसको 2 भागों में बांटा गया है। 2 वर्ग कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्थलीय पौधे, जैसे यहाँ पर दिया गया आपका स्थलीय पौधे, और दूसरा है जलीय पौधे। पौधों के प्रकार, पौधों को 2 वर्गों में बांटा गया है, स्थलीय पौधे, जलीय पौधे। ठीक, स्थल का मतलब होता है जमीन, भूमि। स्थलीय पौधे जमीन पर यानी भूमि पर, स्थल इसी को कहते हैं, स्थल भूमि या जमीन। ठीक, स्थलीय पौधे जमीन पर या भूमि पर उगने वाले पौधे। ठीक, जलीय पौधे, जल जानते ही, जल मीन्स पानी, जलीय जल वाला यानी जल में रहने वाला, पौधे पौधे। ठीक, तो जल में रहने वाले पौधे जलीय पौधे, जल में रहने वाले या जल में उगने वाले पौधे जलीय पौधे, स्थल भूमि पर उगने वाले पौधे जो है स्थलीय पौधे हो गए। तो 2 भागों में बांटा गया है। अब स्थलीय पौधों के प्रकार, ठीक है, इसके बारे में आपके बुक में दिया गया है, इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, अब आइए स्थलीय पौधों के प्रकार, यानी जमीन पर जो उगने वाले पौधे हैं, ये इनके प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उसमें पहला है मैदानी पौधे, नंबर 2 पहाड़ियों तथा पर्वतों के पौधे, नंबर 3 दलदल के पौधे, दलदल के पौधे, और नंबर 4 है आपका रेगिस्तानों के पौधे। तो ये 4 भाग हैं। जैसा कि आपका इससे पॉइंट से जो है मालूम है आपको, मैदानी पौधे, मैदानी पौधे का मतलब होता है वह पौधे जो मैदानों में उगते हैं। मैदानी क्षेत्रों में गर्मियों में जलवायु गर्म और सर्दियों में ठंडी होती है। यहाँ पर उगने वाले पेड़ों में बहुत सी शाखाएं होती हैं। ये पेड़ पतझड़ ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और इनमें बसंत ऋतु में नई पत्तियां आ जाती हैं। पेड़ जैसे मेपल है, बलूत है, भोजपत्र है, बीच है, अपनी पत्तियों को सर्दी की ऋतु में गिरा देते हैं, बसंत ऋतु में नई पत्तियां दिखाई देती हैं। ये पतझड़ पेड़ कहलाते हैं। पतझड़ का मतलब जिसकी पत्तियां जो है झड़ जाती हैं। पतझड़ पेड़ स्वयं को ठंडे मौसम से बचाने के लिए सर्दी की ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। सदाबहार पेड़ ये पूरे वर्ष हरे रहते हैं। तो मैदानी क्षेत्रों में उगने वाले ये पौधे हैं, जैसे मेपल है, बलूत है, भोजपत्र है, ठीक है ना। तो ये पत्ते हैं, ये पौधे हैं। ठीक, तो इसमें सदाबहार पेड़ भी आते हैं और जो है पतझड़ पेड़ आते हैं। तो ये पतझड़ पेड़ जैसे आप देखिए, नीम है, नीम की पत्ती भी जो है झड़ जाती है ना, और जो है आप देखेंगे कि जो नीम है और ये क्या नाम आपके जो है उसका नीम की पत्ती झड़ जाती है ना पतझड़ के उसमें मौसम में, और उसमें नई पत्तियां आ जाती हैं। तो इस प्रकार से ये पतझड़ हो गया। अब आइए आप पहाड़ियों तथा पर्वतों के पौधे, जो पौधे पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, ठीक है ना, पर्वतों पर, ऊंचे स्थानों पर, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम पहाड़ियों तथा पर्वतों के पौधे बोलते हैं। जैसे फर है, चीड़ है, देवदार है। ये जो पौधे हैं, ये पेड़ आपके कहाँ पाए जाते हैं, ये पर्वतों पर पाए जाते हैं, ऊंचे स्थानों पर उगते हैं। ऐसे स्थानों की जलवायु ठंडी होती है और बार बार अधिक बर्फ
गिरती है। इसलिए इस क्षेत्र के पेड़ लंबे, सीधे और शंक्वाकार होते हैं, जिससे बर्फ आसानी से नीचे सरक जाती है। उनकी पत्तियां मोम की परत वाली और नुकीली होती हैं, इसलिए वह थोड़ी मात्रा में जल खर्च करती हैं और बर्फ को बिना किसी परेशानी के गिरा देती हैं। तो ये पेड़ हैं जैसे फर, चीड़ और देवदार। ठीक है ना। आपका जो है ये पहाड़ियों और पर्वतों के पौधे हुए। अगला है आपका दलदल के पौधे। ठीक है ना। दलदल के पौधे, दलदल का मतलब होता है जहां पर अधिक बरसात होती है। ठीक, जहां पर अधिक बरसात होती है वहां की मिट्टी जो है वो दलदली हो जाती है। तो यहाँ कौन कौन से पौधे उगते हैं, आइए हम आप बुक के द्वारा जानें। समुद्र के पास के क्षेत्र चिपचिपे और चिकनी मिट्टी वाले होते हैं। यहाँ उगने वाले पेड़ों में सांस लेने के लिए वायवीय जड़ें, यानी ऐसी जड़ें जो वायु को ग्रहण करती हैं, वायवीय जड़ें होती हैं जो जमीन के ऊपर बढ़ती हैं। वह वायुमंडल से वायु लेती हैं, क्योंकि उनकी जड़ों को मिट्टी के अंदर पर्याप्त वायु नहीं मिल पाती है। इस क्षेत्र में उगने वाले पेड़ मैनग्रोव कहलाते हैं। जैसे मैनग्रोव देखिए चित्र में बना हुआ है आपके, ठीक है ना। दलदल के पौधे ये मैनग्रोव है, ठीक है ना। तो ये जो है दलदल में पाया जाता है। इसकी जड़ें जो होती हैं, वायवीय का मतलब होता है ये जड़ें वायु को ग्रहण करने वाली होती हैं, क्योंकि दलदल में जो है जड़ें ठीक से जो है नहीं ले पाती हैं वायु, हवा। तो ये जड़ें ऐसी होती हैं जो कि दलदल में भी वायु ले सकती हैं। तो ये जो मैनग्रोव का पौधा है, इसकी जड़ अलग तरह की होती है जो वायु को ग्रहण कर लेती है दलदल में भी। ठीक है। अगला है आपका रेगिस्तानों के पौधे। रेगिस्तान जहां पर बालू अधिक होती है, जहां की जलवायु शुष्क होती है, उसे रेगिस्तान कहा जाता है। तो रेगिस्तानों के पौधे कौन कौन से हैं, जैसे नागफनी है, खजूर है और कांटेदार नाशपाती है। तो ये पौधे जो है ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रेगिस्तान में जल बहुत कम होता है। ये पौधे स्वयं को कम जल में जीने के अनुकूल कर लेते हैं। इन पौधों की पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं या फिर इनमें पत्तियां होती ही नहीं है। तना हरा होता है, इनका तना प्राय हरा होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है तथा पौधों के लिए जल और भोजन का संग्रह भी करता है। इन पौधों में लंबा जड़ तंत्र होता है, इनका जड़ तंत्र लंबा होता है जो जमीन से जल लेने के लिए गहराई तक चला जाता है। ऐसे पौधों की जड़ें जो है ये बहुत गहराई तक जाती हैं और अधिक गहराई से ये जल को अवशोषित करते हैं। इसलिए ये जो है रेगिस्तान में ये जो है उगने में सक्षम है, समर्थ है। ये है नागफनी, खजूर और कांटेदार नाशपाती। ठीक, तो ये आपके स्थलीय पौधों के प्रकार हो गए। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। मैदानी पौधे मैदानों में पाए जाते हैं और पहाड़ियों तथा पर्वतों के पौधे मैंने आपको बताया पहाड़ियों तथा पर्वतों पर पाए जाते हैं। दलदल क्षेत्र के पौधे ये दलदल क्षेत्र में पाए जाते हैं। रेगिस्तानों के पौधे यानी ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं। अब आपका है शाक प्रजाति के पौधे। शाक का मतलब होता है साग सब्जी, आप जानते ही हैं। साग का मतलब होता है सब्जी, ठीक है ना। यानी जिनकी पौधों की आयु बहुत कम होती है, ठीक है ना। कुछ समय में ये उगते हैं और फल देते हैं और ये पक करके समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसी प्रजाति के पौधों को शाक प्रजाति के पौधे कहते हैं। शाक प्रजाति के पौधे बहुलता में ऐसे स्थान में पाए जाते हैं जो ना तो अधिक शुष्क हो, शुष्क का मतलब सूखा, और न ही अधिक नम, यानी उनमें नमी भी अधिक न हो। उन्हें दूसरे वृक्षों की तरह अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपका चावल है, गेहूं है, मक्का है, बांस है, घास
की श्रेणी के पौधों के कुछ उदाहरण हैं, वे हमारे लिए कई तरह से उपयोगी होते हैं। जैसे देखो गेहूं का चित्र बना है, चावल है, मक्का है, ठीक है ना। ये कुछ समय में ही इनको बोया जाता है और ये उगते हैं, पक जाते हैं और जो है फिर इनको काट लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये वे जंतुओं और मनुष्यों के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं। ये शाक प्रजाति के पौधे क्या करते हैं, ये जंतुओं और मनुष्यों के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं। जैसे गेहूं चावल हम आप प्रयोग करते हैं ना, मक्का। बांस एक बहुत बड़ी घास है जिसका प्रयोग चटाइयां, कुर्सियां, झोपड़ियां, टोकरियां आदि बनाने में किया जाता है। बांस का उपयोग आप सब जानते ही हैं, इसका बहुत उपयोग है। विभिन्न प्रकार की घासों का प्रयोग अब विभिन्न तरह के कागज बनाने में किया जाता है। घासों का प्रयोग कागज बनाने में भी किया जाता है। शाक प्रजाति के पौधों का प्रयोग दवाइयां बनाने में भी किया जाता है। ऐसे दवाइयां भी बनती हैं। शाक प्रजाति के पौधों की जड़ें मिट्टी का संरक्षण करने में मदद करती हैं। यानी ये जो शाक प्रजाति के पौधे हैं, ये मिट्टी का संरक्षण करते हैं, मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं और इनकी जड़ें जो है वो मिट्टी को उर्वरा भी बनाती हैं। अपना स्वयं भोजन स्वयं न बना सकने वाले पौधे। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं स्थल भाग पर जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। वे कौन कौन से हैं, आइए हम आप जाने। अभी बुक में भी दिया गया है। देखिए आप लोग कभी कभी बरसात के समय जो है कुकुर मुत्ता देखे होंगे, जहां सड़ी गली चीजें होती है ना वहां पर उगाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ऊपर रहता है, ऐसे छतरी टाइप का ऊपर गोल गोल सफेद सफेद बन जाता है, भूरे रंग का भी होता है, ठीक है। इसको कुकुर मुत्ता बोलते हैं। और फफूंद जैसे पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, इसमें हरी पत्तियां नहीं होती हैं, ठीक है ना। इसमें कोई विशेष जड़ भी नहीं होती है, इसलिए वे मृत पौधों और जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, जो मृत जंतु हैं या सड़ी गली चीजें हैं उनसे अपना भोजन बनाते हैं। वे मृत पौधों और जंतुओं से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं। ये पौधे कवक कहलाते हैं, इनको कवक कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे कुकुरमुत्ता है, फफूंद है, तो ये सड़ी गली चीजों पर जो है उगाते हैं, उसी से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अपना भोजन स्वयं न बना सकने वाले पौधे। प्लांट्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ठीक है। अब आइए जलीय पौधे कौन कौन से हैं। आपकी बुक में जलीय पौधों के बारे में बताया गया है। जलीय पौधे ऐसे पौधे जो जल में पाए जाते हैं। इनके प्रकार हैं मुक्त तैरने वाले पौधे, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, ठीक है। दूसरा है स्थिर पौधे, फिक्स्ड प्लांट्स, ठीक है। और तीसरा है प्रकार जल के अंदर रहने वाले पौधे, यानी अंडर वाटर प्लांट्स, ठीक है। 3 प्रकार के ये जलीय पौधे होते हैं, जिसके बारे में आपको बुक में बताया गया है इस लेसन में। तो पहला है मुक्त तैरने वाले पौधे। मुक्त का मतलब है स्वतंत्र, तैरने वाले, तैरना आप जानते ही हैं, ठीक है ना, वाले पौधे। ऐसे पौधे जो स्वतंत्र रूप से जल के में तैरते रहते हैं, इसको कहते हैं मुक्त तैरने वाले पौधे, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, ठीक है। तो जैसे आपका है डकवीट, एक डकवीट पौधा होता है, वाटर लेट्यूस होता है, जलकुंभी। जलकुंभी तो आप लोगों ने देखा ही है, गांव में तालाब में होता है, ठीक है ना। ये पानी के ऊपर तैरता रहता है। कुछ ऐसे पौधे हैं जो जल के ऊपर तैरने वाले हैं। मुक्त माने होता है स्वतंत्र रूप से, ठीक है ना। इनमें से अधिकांश का अपस्थानिक जड़ तंत्र होता है। अपस्थानिक जड़ तंत्र, इसकी जड़ तंत्र जो होते हैं वो अपस्थानिक होते हैं, लेकिन वह जल के तल में स्थिर नहीं रहते हैं। जल के तल में यानी जल के तली में, ठीक है, नीचे स्थिर नहीं होते। इनकी जड़ें जल की सतह के ठीक नीचे तैरती रहती हैं। इनकी जड़ें भी जो सतह है जल की उसके नीचे तैरती रहती है। इन पौधों में तैरने वाली पत्तियां होती हैं। इनकी जो पत्तियां होती हैं चौड़ी होती हैं कुछ है, और तैरने वाली होती हैं यानी हल्की होती हैं। क्या होती हैं,
हल्की होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करती हैं। जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश मिलता है तो उसे प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाती है। पत्तियों के ऊपरी सतह में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल आपको सर बताए होंगे, ये हरा पदार्थ होता है जिससे ये अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश के द्वारा, क्योंकि केवल यही हिस्सा सूर्य के प्रकाश में रहता है। मुक्त तैरने वाले पौधे हल्के और छिद्रित होते हैं, स्पॉन्गी। ठीक है, छिद्रित मतलब इसमें छेद होते हैं जो उन्हें तैरने के योग्य बनाता है। जो हल्की चीज होती है वो तैरती है, तो इनकी पत्तियां भी हल्की होती हैं और छिद्रित होती हैं जिससे ये पानी में तैरती हैं। अब आइए अगला है आपका स्थिर पौधे। स्थिर पौधे का मतलब फिक्स्ड प्लांट्स, ऐसे पौधे जो तैरते नहीं हैं, फिक्स्ड होते हैं, यानी एक जगह पर स्थिर रहते हैं, उनको स्थिर पौधे या फिक्स्ड प्लांट्स बोलते हैं। जैसे आपने कमल देखा है ना, कमल पानी में होता है, ठीक है ना, कमल तो पानी में ही खिलता है ना। तो ये कमल जो है ये स्थिर पौधा है, एक जगह पर स्थिर रहता है। इसकी जड़ जो है वो पानी के तली में नीचे फिक्स होता है। इन पौधों की जड़ें तालाब की तली के कीचड़ में स्थिर रहती हैं। इन्हें स्वयं को अनुकूलित करने में इनकी आवश्यकता होती है। इनको क्या करना पड़ता है, यानी तैरने की। इनकी जो पत्तियां हैं ये ऊपर तैर सकती हैं, यानी ऊपर रह सकती हैं। अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश और पर्याप्त तो वायु प्राप्त होता है इनको। बहने वाले जल से स्वयं को हानि होने से बचाने की। अगर पानी बह रहा है तो ये अपने को कैसे बचाएंगे, उससे हानि न हो इन्हें, उसके भी अनुकूलित होते हैं। स्थिर जलीय पौधों के तने खोखले और चौड़ी पत्तियों वाले होते हैं। इन पौधों को आप देखेंगे तो जैसे कमल है ना, तो उसका जो तना होता है खोखला होता है, बीच में होल होता है इसके। ठीक है, होल का मतलब उसमें छेद होता है, ठीक है ना, जैसे पाइप टाइप की होती है, उसमें अंदर जगह होती है। चौड़ी पत्तियों वाले होकर ये जो पौधे को स्थिर रहकर तैरने में मदद करते हैं। और इनकी पत्तियां जो है चौड़ी होती हैं। कमल का पत्तियां आपने देखा है ना, चौड़ी होती हैं, बड़ी और पतली होती हैं। ठीक है, पत्तियों के ऊपरी सतह पर पर्णरंध्र स्टोमेटा उपस्थित होते हैं। ये इन्हें भोजन बनाने के लिए वायु को अवशोषित करने में मदद करती हैं। तो ये कमल आपका इसका उदाहरण है स्थिर जलीय पौधे का। ठीक है ना। अब आइए अगला है आप जल के अंदर रहने वाले पौधे। कुछ ऐसे पौधे हैं जो जल के अंदर रहते हैं, तो कौन कौन से हैं? ये आपका है हाइड्रिला टेप ग्रास। हाइड्रा और टेप ग्रास जो है ये पानी के अंदर यानी जल के अंदर रहने वाला है। अंडर वाटर प्लांट्स हैं ये दोनों। ठीक है, जो पौधे जल के अंदर उगते हैं, अंदर का मतलब जल के अंदर, जल में डूब करके भी ये रह सकते हैं, उनमें पर्णरंध्र स्टोमेटा नहीं होते। इनमें जो है स्टोमेटा नहीं होता, पर्णरंध्र में पर्णरंध्र नहीं होता इनकी पत्तियों में। इनमें सकरी और पतली पत्तियां होती हैं। पत्तियां सकरी होंगी और पतली, वे अपने शारीरिक अंगों से सांस लेते हैं। इनके जो शारीरिक अंग हैं उनसे सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। पौधे जलीय जंतु द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। जैसे बताया गया आपको, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड इनके लिए आवश्यक है। तो ये पौधे जो जलीय जंतु होते हैं, जलीय जंतु जैसे मेढक, ठीक है, मछली, तमाम प्रकार के जलीय जंतु होते हैं ना, तो ये श्वसन करते हैं। तो इनके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसका प्रयोग करते हैं। हाइड्रिला और टेप ग्रास जल के अंदर उगने वाले पौधों के उदाहरण हैं, यानी ये दो पौधे जो है जल के अंदर रहते हैं। तो और अब आइए आपकी है गतिविधि। ठीक है, गतिविधि में हम जाने, ये पौधे जो जल में रहते हैं ये जल के अनुकूल होते हैं। गतिविधि में आपकी है अपनी उंगलियों को जल से भरे एक कटोरे में 10 मिनट तक डुबो कर रखिए। ये आपको करने के लिए अपनी उंगलियों को किसी कटोरे
में जल लो और उसमें डुबो कर रखो। आप देखेंगे कि आपकी उंगलियों की त्वचा सिकुड़ जाती है, यानी काफी समय तक रहने पर इसके जो त्वचा है उंगलियों की जो है ये क्या होगी, सिकुड़ना शुरू हो जाती है। जलीय पौधों की पत्तियां क्यों नहीं सिकुड़ती हैं? अब आप सोचेंगे कि जब हमारी त्वचा सिकुड़ना शुरू हो जाती है तो ये पत्तियां क्यों नहीं सिकुड़ती? इसका कारण यह है कि जलीय पौधों की पत्तियों पर मोम की परत होती है। इसमें प्रकृति इन्हें मोम मोम की पत्तियों, मोम की जैसी चिकनी ये पत्तियां होती हैं, ठीक है ना। पत्तियों पर मोम की परत होती है, ठीक है ना। मोम जो है ना उस तरीके की एक परत होती है जो पत्तियों को सिकुड़ने से बचाती है। प्रकृति ने पौधों को भी सुरक्षित रखने के लिए बहुत सी सारी व्यवस्थाएं की हैं। तो इनकी पत्तियों पर जो है मोम होती है, जो चिकनी होती है, वह इनको ठंडी होने से बचाती है, यानी इनको सिकुड़ने से बचाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने क्या क्या जाना संक्षेप में? वह विशेष गुण जो पौधों या जंतुओं को विशेष क्षेत्र में रहने के अनुकूल बनाते हैं अनुकूलन कहलाते हैं। संक्षेप में आपकी बुक में देखो पीछे लिखा गया है, यानी अनुकूलन क्या है, एक लाइन में आप कह सकते हैं वह विशेष गुण जो पौधों या जंतुओं को विशेष क्षेत्र में रहने के अनुकूल बनाते हैं अनुकूलन कहलाते हैं। और क्या जाना आपने? जो पौधे स्थल पर उगते हैं स्थलीय पौधे कहलाते हैं। स्थल का मतलब जमीन होता है, भूमि। स्थलीय पौधे विभिन्न जगहों पर रहने के लिए अनुकूलन कर लेते हैं। उन्हें जिस स्थान पर रहना होता है उसके अनुकूल अपने आप को बना लेते हैं, उस वातावरण में अपने आप को ढाल लेते हैं, जैसे मैदानी, रेगिस्तानी, पहाड़ी, दलदली और तटीय क्षेत्र। अगला क्या आपने सीखा? नागफनी। नागफनी रेगिस्तानी जीवन के लिए अनुकूलित है। पतझड़ पेड़ पतझड़ ऋतु में या वर्ष में एक बार अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो एक पौधा अपने प्राकृतिक वास स्थान की जलवायुवीय दशाओं के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करता है, यानी उस स्थान का जल कैसे है और वायु हवा कैसी है उसके अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। जो पौधे जल में उगते हैं वे जलीय पौधे कहलाते हैं, इसको मैंने आपको बताया ही है। जलीय पौधे मुक्त तैरने वाले, स्थिर तैरने वाले या जल में रहने वाले पौधे हो सकते हैं। तो ये आपका संक्षेप में पाठ का सारांश, इसके बारे में आपने जाना। बुक आपके पास है, सभी बच्चे इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। जहां पर भी जिस शब्द का अर्थ आपको समझ में नहीं आता होगा वो आप मैसेज कर देंगे, हम उसे आपको पुनः समझाएंगे। धन्यवाद।